अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बरतानिया की अदालत के एक फैसले से इस वक्त मुल्क की सियासत में भूचाल आ चुका है। मुस्लिम लीग नून इस अदालती फैसले को बड़ी जीत करार दे रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि धमाले ना डालें बल्कि रसीदें निकालें, क्योंकि जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालती ऑर्डर जारी हुआ है उसमें ना तो शहबाज शरीफ का नाम है और ना ही शहबाज शरीफ के खिलाफ लंदन में हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मुकदमा किया था। आज मुशीर बराए दाखिला और एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी अदालत के फैसले पर नून लीगी मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि मुंजमद असासों की बहाली के हुक्म को ऐसे बनाकर पेश किया गया जैसे लंदन में शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी किया गया हो। इस फैसले के हवाले से मजीद बात करेंगे। इस वक्त बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका जो मौक़िफ़ है उसमें एक पॉइंट तो ये है कि इस पूरे फैसले में शहबाज शरीफ साहब का कोई जिक्र नहीं है, शहबाज शरीफ किसी किस्म से बरी नहीं हुए, और इसके साथ साथ ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं ये बेसिकली सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी जिसकी वजह से इनको अकाउंट खोलने की इजाज़त मिली है, तो उससे भी ये मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी नहीं होते। क्या यही मौक़िफ़ है आपका? जी बिल्कुल मंसूर, देखिए बात यह है कि ये तो सलमान शहबाज के जो 2 अकाउंट्स हैं, इस ऑर्डर के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का एक इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो अकाउंट्स फ्रीज किए थे 2019 में, और अब वो इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, तो उन्होंने उन अकाउंट्स को अनफ्रीज करने के लिए अदालत को कहा। अदालत ने एग्री किया, अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दिया गया, दोनों पार्टीज को अपनी कॉस्ट बेयर करने को कह दिया। दिस इज ऑल व्हाट द मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर इज। ठीक, लेकिन से एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया गया, एक ऐसा बयानिया बुना गया जिसके अंदर ये कहा गया कि शहबाज शरीफ बरी हो गए। मेरा इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। पाकिस्तान के अंदर मुकदमात में शरीक मुलजम है सलमान शहबाज शरीफ के। जो 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो तो पाकिस्तान के अंदर है। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया में कोई मुकदमा इनके खिलाफ फाइल नहीं किया, हमारा मुकदमा पाकिस्तान के अंदर है। उसमें अपने शरीक मुलजम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब का ऑन रिकॉर्ड ये मौक़िफ़ है कि सलमान शहबाज अपने कोलो फेल का खुद जिम्मेदार है, मेरे उसके मामलात से, माली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब लंदन में सलमान शहबाज के एसेट मुंजमद होने के ऑर्डर को ख़त्म किया जाता है सिर्फ उन 2, बाकी एसेट्स नहीं, सिर्फ उन 2 अकाउंट्स की हद तक। तो ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए और शहबाज शरीफ बरी हो गए। तो मैं तो कल से ये ढूंढ रहा हूँ, बार बार मैंने उस सहाफ़ी से भी पूछा जिन्होंने ये रिपोर्ट की थी और जिनके ये अल्फाज हैं रिपोर्ट के कि शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं, कि मेरे भाई मुझे बरीयत का कोई फैसला दिखा दो, कोई ऑर्डर दिखा दो ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो और मैं मान जाऊं कि शहबाज शरीफ बरी हो गए। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, इस पे ज़रा एक एक करके आते हैं, लेकिन एक बात इसके अंदर, जहाँ तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात है या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की बात है, एक अदद लेटर जो है वो सामने आया है 2019 का। ये लेटर है 10 दिसंबर 2019 का, और 10 दिसंबर 2019 लेटर के अंदर जो गालबन जो नेशनल क्राइम एजेंसी के इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी जानिब से ये लिखा गया है कि इस सिलसिले में उनकी डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम से मुलाकात भी हुई थी। तो ये इसका मतलब है कि नैब के साथ भी इनकी गुफ्तगू शुनीद होती है। अच्छा, 10 दिसंबर को ये लेटर है, बेसिकली वो ये कहते हैं कि मुलाकात 9 दिसंबर को हुई और उसके सिर्फ 8 दिन के बाद 17 दिसंबर को जो है ये अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, इस मुलाकात के सिर्फ 8 दिन के बाद। तो इसका मतलब है कि नैब से भी इस बारे में पूछगछ हुई है, और इस लेटर में ये भी लिखा है कि मजीद आगे कॉरेस्पॉन्डेंस नैब के साथ होती रहेगी। देखिए 2 चीज़ें हैं। ये 2 लेटर्स जो थे इन्होंने आज नून लीग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाए। मैं ये बात कल से कह रहा हूँ कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमसे एक सवाल किया कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज और बाकी इनका जो पूरी फैमिली है इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, उनके पाकिस्तान में क्या मुकदमात हैं और उनकी तफसीलात क्या है। हमने वो तफसीलात उनसे शेयर की। अच्छा, जो डीजी नैब का दौरा है ये बड़ी सहूलत के साथ ये फरमा रहे हैं, ये मैंने मालूम किया है ये दौरा एक डेलीगेशन का दौरा था। ये सिर्फ डीजी नैब नहीं गए थे, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हेड भी गए थे, नैब का एक इसमें नुमाइंदा था जो ये डीजी नैब लाहौर थे, एफए के डीजी थे इसके अंदर, और इसके अलावा आई थिंक एफबीआर का भी एक नुमाइंदा शामिल था। 4-5 लोगों का वफ्द वहां गया जिसमें उन्होंने एचएमआरसी से भी मुलाकात की, एनसीए से भी मुलाकात की,
اور جو باہمی کیسز ہیں پاکستان میں ہیں، برطانیہ میں، ان کے اوپر گفتگو ہوئی. یہی اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے. جی جو اسپیسیفک چیز اس نیوز رپورٹ کے اندر لکھی گئی تھی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اور جو آج ان کی پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ یہ ایسٹ فریزنگ آرڈر پاکستان نے کروائے تھے. اب دیکھیے 2019 کے ہوئے، ہمارے 2019 کے سے ہمارے نوٹس میں ہیں. اگر ہم نے یہ آپ صرف اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے کروائے تھے، یا آپ اس چیز کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ اس میں شہباز شریف سرخرو نہیں ہوئے؟ دونوں چیزوں، شہباز شریف کا ٹھیک ہو گئے. ٹھیک. دیکھیں سلمان شہباز کا ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتا ہے، میری نظر میں اور کس قانونی رائے میں سلمان شہباز بھی سرخرو نہیں ہوئے. یہ دیکھیں نہ وہ سرخرو ہوئے نہ ان کے خلاف کچھ چیز ہوئی. ان کے 2 اکاؤنٹس کو لے کے سسپیشیس ٹرانزیکشن کے اوپر ایک ٹرانزیکشن روک دی گئی. وہاں کے ادارے نے اپنی تحقیق کی، اس نے ہم سے بھی انفارمیشن مانگی، ہم نے ان کو جو انفارمیشن دی وہ اسپیسیفکلی ان کے کیسز سے متعلقہ پاکستان میں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیس فردر پروسیڈ نہیں کیا، انہوں نے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ کر لیا. اب اس میں کون سرخرو ہو گیا اور کون کامیاب ہو گیا؟ لیکن اس میں بیرسٹر صاحب ایک اور لیٹر بھی آتا ہے سامنے، اور یہ لیٹر شہباز شریف صاحب کی جانب سے سائنڈ ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب کنسنٹ دے رہے ہیں ٹو کانوے اینڈ کمپنی ٹو پرووائڈ دا فالوئنگ مٹیریل ٹو دا نیشنل کرائم ایجنسی ان ریسپیکٹ آف دا سیل آف فلیٹ 230 اپر برکلے اسٹریٹ لنڈن. یہ کنسنٹ لیٹر ہے جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے سائنڈ ہے. تو اس کا مطلب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے بھی ڈاکومنٹس مانگے گئے، ان کو بھی اس تحقیقات میں شامل کیا گیا؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب سے مانگے گئے نہیں مانگے گئے، اس کا جواب تو شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں. میرے سامنے تو میجسٹریٹ کورٹ کا آرڈر ہے، اس آرڈر میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ سلمان شہباز اور ان کے وکیل کے ایک اکاؤنٹ کو منجمد کیا گیا تھا. دونوں اکاؤنٹس بیسیکلی سلمان شہباز کے تھے. اب اس کے بعد اگر یہ ایک دکھا رہے ہیں کہ ایک ان کا خود ساختہ لیٹر جس کو سائن بھی خود شہباز شریف کر رہے ہیں، what does that prove? It doesn't prove anything. It doesn't prove anything. It doesn't prove anything کہ شہباز شریف یہ لیٹر پتہ نہیں اصلی بھی ہے یا نہیں ہے، یا شہباز شریف صاحب نے خود سائن کر دیے. اگر میں آج ایک لکھ کے دے دوں کہ جی سور صاحب آپ میرے سارے اکاؤنٹس دیکھ سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ کل آپ نہیں دیکھ کے کہیں گے نہیں میں نے دیکھ لی، یہ سب ٹھیک ہے. فائن انف. کوئی تکی نہیں. فائن. میں اس سلسلے میں شہزاد صاحب ایک ایکسکلوسیو لیٹر اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جو غالباً ابھی تک آپ کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا. یہ لیٹر ہے جی نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کا، اور یہ لیٹر 15 مئی 2020 کا ہے. میں اس کے چند شہزاد صاحب اس کے جو مٹیریل اس میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی آئی ہوپ دس فائنڈز یو ویل having had a chance to review the material provided by yourself on behalf of Sulaiman Sharif, which means کہ basically سلمان صاحب کے میرے خیال میں لائر کے ساتھ یہ کورسپونڈنس ہے. I write to request that your client and his father یعنی کہ سلمان شہباز کے والد صاحب سے بھی give additional consent for us to access the material reference below، جس کے اندر اس کے بعد یہی ڈاکومنٹس جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے جمع ہوئے ہیں، بیسکلی یہ وہی ڈاکومنٹس جو مانگے گئے ہیں. اور اس کے اندر نیچے چل کے وہ کہتے ہیں any files held by Mia Mohammed Shehbaz Sharif or his representatives relating to the conveyance file for the original purchase of flat 230 upper Berkeley Street London in May 2005. 2005 میں جب شہباز شریف صاحب نے کوئی فلیٹ وغیرہ میرے خیال میں ڈیل کیا تھا، اس کے ڈاکومنٹس ان سے مانگے گئے ہیں. Any explanation and supporting documents for £59,993 contributed towards purchase of this property in May 2005 by a Mr. Musarrat and sufficient details to enable us to contact him in order to verify this. یعنی 2005 کی اس سیل کے حوالے سے بھی شہباز شریف کے سے وہ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں کہ جو سارے ڈاکومنٹس آپ ہمیں جمع کرائیں. The source of funds for the £23,500 deposit paid by Mia Mohammed Shehbaz Sharif towards this property purchase in May 2005 and the source of subsequent mortgage repayments. یہ پچھلے 16 سال کی ان سے ڈاکومنٹیشنز مانگ رہے ہیں سر شہباز شریف صاحب سے. ابھی یہ ہو گیا لیٹر یا بس وہ دکھانا بھی سر ہے تو اور بھی، لیکن آئی تھنک کرکس یہی تھا. جی آپ نے مطلب چونکہ وی آر آن اسکائپ تو میں نے لیٹر تو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو آپ نے پڑھا وہ سینڈ یو آن واٹس ایپ، میں بھیجوں بھی آپ کو. وہ پڑھ سن لیا، میں آپ کو سن کے اس کا جواب دوں. اوکے سر اوکے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے جی کہ آپ کنسنٹ دیں، این سی اے اور ان کی آپس کی کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ساری کمیونیکیشن اس وقت نون لیگ خود ریلیز کر رہی ہے. اچھا. دوسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف کے اوپر مقدمہ نہیں تھا. شہباز شریف سے اگر انہوں نے کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ مانگا ہے، این سی اے نے مانگا ہے، وہ ان کی لنڈن کی پرچیز کی حد تک ہے. ٹھیک ہے. یہ
शहबाज शरीफ साहब के 5 लंदन के फ्लैट्स से। अब ये बात तो शायद किसी गोरे को समझ नहीं आएगी, लेकिन हम जितने ब्राउन लोग हैं ना, हमें बड़ी समझ आती है। मैं इसको बड़े सादा जुबान में बता देता हूँ। यही सवाल नैब ने भी इन फ्लैट से मुतल्लिका शहबाज शरीफ साहब से पूछा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के सो कॉल्ड डिक्लेयर्ड फ्लैट्स थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने असासों में भी डिक्लेयर किए हुए हैं। ये 5 फ्लैट्स उनके मुख्तलिफ अदवार में 4 या 5 रहे लंदन में। ठीक। जब से सोर्स ऑफ फंड मांगा गया था नैब ने भी, तो शहबाज शरीफ साहब ने उसका जवाब ये दिया था कि ये मैंने इसके लिए, क्योंकि वो मॉर्गेज थे, यानी कि 20-30% उन्होंने डाउन पेमेंट दी, बाकी पैसा उन्होंने कर्ज लिया। ठीक है। जो 20-30% का फंड मांगा नैब की तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब से कि आपने ये 20-30% कहाँ से दिया, क्योंकि पाकिस्तान से तो कोई पैसा आप थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं लेके गए, ओके, और बरतानिया में आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सारे पैसे मैंने लोन लिए, कर्ज लिया किसी दोस्त से, पाकिस्तानी दोस्त से जो कि बरतानिया में था। ठीक है। और पाकिस्तान की तहकीक के अंदर भी वो उन शख्स से ये चीज तस्दीक की गई। ठीक है। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आपने ये लोन उनसे कैसे वापस करवाया। ठीक है। ये सारा जो हिस्सा है, ये भी शहबाज शरीफ साहब के जो रेफरेंस यहाँ फाइल हुआ है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, उसमें रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। अच्छा। और नैब इसको कोई ओवरऑल कंटेस्ट नहीं कर रही है। नैब का जो यहाँ पे कंटेस्ट है, जो केस है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो बैरिस्टर साहब, वो आपकी नैब जो तहकीकात है, मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा तो कंसर्न ये है कि क्या नेशनल क्राइम एजेंसी शहबाज शरीफ की तहकीकात कर रही थी या नहीं कर रही थी? मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है। इस लेटर से तो लग रहा है कि कर रही थी। देखिए, ये एक लेटर आपको शहबाज शरीफ ने दिया, आपको लग रहा है ये लेटर शहबाज शरीफ ने नहीं दिया सर, ये लेटर बल्कि आप ही के हलकों से निकला है। चले, मैं सब तक आपके हुकूमती हलकों से निकला, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये इस वक्त की आपकी हुकूमत के पास ये लेटर मौजूद है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक बात बता रहा हूं कि आप ये चीज का जवाब तो नेशनल क्राइम एजेंसी दे सकती है कि क्या वो शहबाज शरीफ की तहकीक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। मैं सर आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ शहजाद साहब। नेशनल क्राइम एजेंसी आ सकती है ना, और तो कोई नहीं, मैं तो नहीं। मेरा इसलिए सर, बिकॉज सबसे पहले तो हम ये एस्टैब्लिश करें ना कि क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात हो रही थी या नहीं हो रही थी। इस लेटर से लगता है हो रही थी। अगर हो रही थी तो उसके बाद लीडिंग टू ऑल दिस अब जाके उनके अकाउंट्स को क्यों खोल दिया गया? और अगर 15-20 साल की एक तहकीकात हो रही है, उसके बाद जाके अकाउंट्स खोल दिए जाते हैं, तो इसका मतलब है दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। उन अकाउंट्स के अंदर कुछ मिला नहीं। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो बाल की खाल उतार देते हैं इस चीज के अंदर। सर, आप सवाल के बाद जवाब तो ले लें। सर हुक्म। सर देखिए, आपकी और मेरी अप्रोच में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। आप अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, मैं कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। ठीक है। आप जो नतीजा अखज़ कर रहे हैं उसको कानून की ज़ुबान में स्पेकुलेशन कहते हैं, कि एक लेटर जिससे ये लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब की भी तहकीक हो रही थी। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कानूनी तौर पे कि मुझे नहीं पता तहकीक हो रही थी लंदन में या नहीं हो रही थी। मैं तो आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी अथॉरिटीज। ठीक है। नेशनल क्राइम एजेंसी के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता। चले, ना शहबाज शरीफ, मेरी बात पूरी कर रहा हूँ। प्लीज गो अहेड। फरमा दें जी। तो मैं उनके बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता। अच्छा। जो बात आप कह रहे हैं, ये चूंकि स्पेकुलेशन है, तो इसकी एक और भी स्पेकुलेशन हो सकती है। अच्छा। कि इसका मतलब ये है कि देखें, जो ऑर्डर इस वक्त आपके सामने है, जो कि कोर्ट का एक मुस्तनद ऑर्डर है, वो स्टैंड करता है। ठीक है। वो ये कहता है कि सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट्स को लेके उन्होंने तफ्तीश की और उनको अब रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि इन 2 अकाउंटों से मुतल्लिका कोई ट्रांजैक्शन शहबाज शरीफ की भी हो, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ के अकाउंट्स की भी तफसील मांगी हो। ओके। एसेट रिलीजिंग जब ऑर्डर है, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर को जब रिलीज किया जाता है, तो इसका मतलब क्लीन चिट नहीं है। चलो ठीक है। और जी। अगर इसका मतलब क्लीन चिट है, तो यही वाला ऑर्डर लेके मैं शहबाज शरीफ साहब और उनकी लीगल टीम को मुफ्त मशवरा देता हूं कि ये नैब कोर्ट में उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वहां जाएं, ये अदालत का हुक्म दीजिए, हमें तो क्लीन चिट मिल गई। अब मैं एग्जैक्टली मैं पाकिस्तानी साइड की तरफ भी आता हूं। बेसिकली इसकी वजह ये बताने की ये थी कि नून लीग इस बात के ऊपर खुश हो रही है कि जी बरतानिया में कम से कम हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की भी अगर कोई प्रोसिक्यूशन चल रही थी, नाउ इट हैज़ रीच्ड इट्स कंक्लूजन, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो खोल दिए गए। अब बरतानिया के अंदर आपको अकाउंट खुलवाना
آپ کے انفریز کروانا بہت مشکل کام ہے. اگر بیکاز اف دے اسمیل سم تھنگ اور ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو دے ول ناٹ لیو اٹ. اور یہ لگ بھی رہا ہے ان کے لیٹر سے یہ لگ رہا ہے 2019 کا لیٹر ہے اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ چھوڑیں گے نہیں اس چیز کو, یہ اینڈ تک جائیں گے. 2 سال تک انہوں نے اس کی تحقیقات کی ہیں. اب اس پہ سوال یہ آتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا پورا جو احتساب کا ایشو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اس بات سے کہ یہ لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں, یہاں سے برطانیہ بھیجتے ہیں, برطانیہ سے واپس آتا ہے. اس کے اوپر برطانیہ اس بات کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا, برطانیہ آپ لوگوں کی اس بات کے نیریٹو کے ساتھ چل کیوں نہیں رہا, یہ میرا سب سے بڑا سوال ہے. دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کی توجہ اس چیز کی طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ اس وقت پھر سے ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایسٹ فریزنگ کا مطلب کیا ہے. یہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. Your opinion is not a qualified opinion as a lawyer who could say کہ جی ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ریلیز ہونے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں سر بہت احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے نون لیگ کے دوست پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں رانا صاحب نے ایک بات کی جو بحیثیت قانون کے طالب علم مجھے بڑی اس میں حیرت ہوئی. انہوں نے کہا چیف وطنی سے اگر لاہور پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس میں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی, منی لانڈرنگ ملک سے باہر ہونی چاہیے. تو بھائی میں تو صرف یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کے لیے پیسہ باہر سے اندر آنا اور اندر سے باہر جانا ضروری نہیں ہے. منی لانڈرنگ لوکلی بھی ہو سکتی ہے, اکاؤنٹس ٹو اکاؤنٹس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ غلط ہے. 2 چیزیں ہیں, منی لانڈرنگ کا کوئی بھی کیس پاکستان کی حکومت کی طرف سے برطانیہ کی نہ کسی عدالت پہ فائل کیا گیا نہ کسی فورم کے اوپر فائل کیا گیا. آخری کویسچن بیرسٹر صاحب, میں نے جیسا آپ کو بتایا یہ لیٹر میرے پاس موجود ہے اور اگر آپ کو اس کا ایکسس چاہیے ہوگا تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. میری اطلاع کے مطابق آپ کی حکومت کے رینکس کے اندر اس وقت یہ ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جس طرح احتساب کا یہ پورا نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا پچھلے 3 سال کے اندر, وہ پیسہ جو برطانیہ سے ایکچولی یہاں پہ واپس آنا چاہیے تھا اور شریف خاندان کے پاس تھا جو انہوں نے الیجڈلی کرپشن کے ذریعے کیا تھا, اس میں سے 1 روپیہ بھی ابھی تک واپس نہیں آ سکا. اور اس کے بعد اس فیصلے کے بعد یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک اس پورے نیریٹو کو ملا ہے. یو ایگری ود دس اور ڈو یو ڈس ایگری ود دس؟ منصور صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا مذاق آپ سے کرنا چاہوں گا. حکم سر, حکم. مجھے آج پتہ چلا ہے کہ بڑے باوثوق ذرائع سے آپ کے کچھ ملازمین سے کہ آپ کے گھر میں آج بھنڈی گوشت بنا تھا. اللہ کی قسم آج بھنڈی بنی تھی. اور بتا واقعی بھنڈی بنی تھی آج. اس کا صرف یہی جواب دے سکتا ہوں. اچھا, اس کا مطلب آپ بھی سچے ثابت ہوئے, میں بھی سچا ثابت ہوا. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور وہ واقعی بات صحیح کہہ رہے تھے. واقعی آج گھر میں بھنڈی ہی بنی تھی, لیکن شاید میری بات بھی کافی حد تک سچ ہے کیونکہ جس ڈاکیومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ ان کے حکومتی حلقوں سے مجھے پرووائڈ کیا گیا ہے کہ ہمیں بہت پہلے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی وہ شہباز شریف کے خلاف بھی چل رہی تھی. مزید بات کریں گے اور نون لیگ کا موقف بھی جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا موقف یہی ہے کہ ہم لوگ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور نیب کے حوالے سے جو تحقیقات چل رہی ہیں نون لیگ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا اس سے نہ تعلق ہے, نہ ہم نے وہ کیسز سٹارٹ کیے تھے, اس لیے اس کے اوپر خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما طاولہ طارڑ صاحب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیٹ منسٹر فاروق حبیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہ اس بات میں کافی حد تک سچائی لگتی ہے طارڑ صاحب کہ پاکستان کے اندر کس بات کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اکاؤنٹ انفریز ہو رہے ہیں, وہ تو برطانیہ میں ہو رہے ہیں. بہت شکریہ منصور صاحب. میرے پچھلے 3 سال کے شب و روز احتساب عدالت نمبر 2, احتساب عدالت نمبر 5, نیب کا لاہور ہائی کورٹ کا بینچ, ٹھوکر نیاز بیگ نیب کا دفتر, یہ میرے شب و روز وہاں گزرے ہیں. تو یہ چیزیں میرے ہاتھ سے گزری ہیں. بات یہ ہے کہ ٹی ٹی منظور پاپڑ والا, فلودے والا, جن کے کبھی پاسپورٹ نہیں بنے تھے, جو ملک سے باہر نہیں گئے تھے, انہوں نے برطانیہ سے ٹیٹیاں لگائیں. یہی الزامات تھے پچھلے 3 سال کہ پیسہ یہاں سے گیا باہر سے ٹی ٹی لگ کے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ واپس آ گیا. ٹھیک ہے. اب اگر برطانیہ پیسہ گیا تھا اور برطانیہ سے منی لانڈرنگ ہو کے پیسہ واپس آیا تھا اور برطانیہ ساری سینٹر آف ایکٹیویٹی تھا اور آپ کے 58 والیوم جو نیب کا ریفرنس ہے یا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ آپ نے منی لانڈرنگ کے نام سے مشہور کیا, تو برطانیہ میں کچھ ملا کیوں نہیں برطانوی اتھارٹیز کو؟ اور یہ این سی اے کوئی اس کو ایزی نہ لیں.
नेशनल क्राइम एजेंसी की वाइड रेंजिंग पावर्स है अंडर यूके लॉज, और एक स्टैट्यूट नहीं है, मुतअद्दद लॉज हैं जो उसको एम्पावर करते हैं, और बड़ी रिसोर्सफुल एजेंसी है। अगर पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं था तो डीजी नैब पंजाब सलीम शहजाद साहब हयात हैं, ही इज इन गुड हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह, वो लंदन जाके तो एनसीए के हुकाम को क्यों मिले थे? ठीक है। और वो ईमेल मेरे पास है जिसके अंदर एनसीए वाले कह रहे हैं कि सलीम शहजाद साहब आए थे, ये शहबाज शरीफ सुलेमान शहबाज के हवाले से वो ये मवाद हमें दे के गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, एआरयू की तरफ से जो एसेट रिकवरी यूनिट, जिसमें काजी फायजीसा के केस में क्वेश्चन किया गया कि एआरयू की कानूनी हैसियत क्या है कि आपने पीएम ऑफिस में एक सेल खोला हुआ है, उन्होंने एक डिटेल्ड ना सिर्फ ईमेल भेजी, वो तवातुर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे एनसीए के साथ, और ये कहते रहे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, असासा जात का यहाँ पे प्रॉब्लम है, करप्शन हुई है। एनसीए ने जो 20 माह तहकीकात की और 3 दफ़ा एक्सटेंशन ली उस तहकीकात के अंदर, ये सिंपल मैटर अकाउंट फ्रीजिंग डी फ्रीजिंग का नहीं है। ठीक है। एनसीए ने 12 सफ़ों की एक रिपोर्ट शाया की, वो कल हम शेयर करेंगे आपसे। उसके अंदर डिटेल्ड इल्ज़ामात हैं, उसकी बुनियाद पे तहकीकात का आगाज़ किया गया, और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में शहजाद अकबर साहब के बैरिस्टर नसीम ज़िया जिन्होंने वो ईमेल लिखी थी उनका हवाला दिया, डीजी नैब पंजाब सलीम शहजाद से मुलाकातों का हवाला दिया, और कहा कि हम ये मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब 12 सफ़ों की रिपोर्ट कोर्ट में जमा हुई, कोर्ट से ऑर्डर लिए अकाउंट फ्रीजिंग के सिर्फ नहीं, शहबाज शरीफ साहब से, जो शहजाद अकबर साहब बार बार कह रहे हैं शहबाज साहब का तो ये केस ही नहीं है, शहबाज साहब ने 3 डॉक्यूमेंट साइन किए, तीनों आपके पास हैं। ठीक है। एक कोई फ्लैट बेचा था, उसकी प्रोसीड्स कहाँ गई, 2005 में फ्लैट कैसे खरीदा, उसकी प्रोसीड्स कहाँ गई, अकाउंट में जो पैसे हैं वो कहाँ से आए, उनका सोर्स क्या है। शहबाज साहब ने इजाजत दी और वॉलंटरली कंसेंट किया कि आप इनकी छानबीन कर लें। ठीक है। इन तहकीकात की बुनियाद पर अकाउंट फ्रीज हुए, और अब जाके पिछले हफ्ते जब वो ऑर्डर सेटिसाइड हुआ फ्रीजिंग का बरतानिया की अदालत की तरफ से, एनसीए ने वहां पे कहा कि हमने ये छानबीन कर ली है, हमें इसमें कुछ नहीं मिला, दीज ऑर्डर्स में बी सेटिसाइड, हम फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाहते। मेरी यूके में एक बड़े आला पाया के क्रिमिनल लॉयर से बात हो रही थी, मैंने कहा जी मुझे अपनी क्लैरिटी के लिए मुझे बता दें ये इन्वेस्टिगेशन रीओपन हो सकती है? उन्होंने कहा दे विल लुक फुलिश। इतनी छानबीन 20 माह करने के बाद, ठीक है। और उन्होंने लिखा है ना सिर्फ पाकिस्तान, उन्होंने दुबई का भी इल्जाम था ना, उन्होंने दुबई में भी इन्वेस्टिगेशन की अपनी। सो ये देखिए ये मामला इतना सिंपल नहीं है। फिर शहजाद अकबर साहब, फारूक हबीब साहब, सर ये तो जिस तरह इन्होंने पूरा बिल्ड किया है ताउला तारिर साहब ने, सर ये इनका मिठाइयाँ खाना बनता है कि नहीं बनता? वो विक्ट्री के निशान ये अक्सर दिखाते रहते हैं, तो ये इस मरतबा दिखाना बनता है या नहीं बनता? वो फिर दिखा रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर इन्होंने मिठाई खा ली है और मिठाई अगर हजम हो गई है तो इनको चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर ऐलान करें कि सलमान, शहबाज, अली इमरान और उनकी फैमिली के जो बाकी मानदा जो लोग हैं जो इसमें बरतानिया में मौजूद हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान वो मनी लॉन्ड्रिंग से क्लियर हो गए हैं, उनके केसेस ख़त्म हो गए, अब उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब भी हैं, किसी की कमर में भी कोई दर्द नहीं है, किसी के प्लेटलेट्स का भी कोई इशू नहीं है। हाँ। तो उनको जो है वो पाकिस्तान वापस तो फौरी तौर के ऊपर आ जाना चाहिए। ये भी ठीक है। उसके बाद आने के बाद जो ये बात बार बार कर रहे हैं, उसके बाद आकर इनको वो जो टीटीज का 7 अरब में नैब का केस है उसके ऊपर भी आकर उनको पेश हो जाना चाहिए, और वो जो 25 अरब का रमज़ान शुगर मिल का और अल अरेबिया शुगर मिल के जो फेक अकाउंट्स खोले गए जिसके अंदर से ट्रांजैक्शंस हुई, वो लोगों के नामों के ऊपर कोई चाय पिलाने वाला है जिसका नाम जो है इनके कागजों के अंदर जो है वो मलिक मकसूद है जो कभी बरतानिया ही नहीं गया, एक का नाम जो है वो हाजी नईम है जो कभी बरतानिया गया ही नहीं, एक का नाम जो है वो मिस्टर वारिस है जो 2.5 अरब रुपए का फेक अकाउंट खोल लेता है, वो भी कभी बरतानिया नहीं गया। इसी तरीके से एक मोहम्मद असलम इनका पीएन है, उसके अकाउंट में 2.25 अरब चला जाता है, वो भी कभी बरतानिया नहीं गया। और इसी तरीके से जो मुश्ताक चीनी वाले का ड्राइवर है उसके अकाउंट में भी अरबों रुपए आ जाता है, वो भी कभी बरतानिया नहीं गया। तो उनका आके भी जवाब दे दें, क्योंकि मंसूर खान के जो कैमरामैन है उसकी ऐसी अच्छी किस्मत नहीं है कि उसकी तनख्वाह अगर 30,000, 40,000, 50,000 है तो उसके अकाउंट में 2 अरब 3 अरब रुपया पड़ा हो, उसकी ऐसी किस्मत नहीं है। लेकिन रमजान शुगर मिल का चाय पिलाने वाला बंदा, उसके अकाउंट में 2 अरब भी आ जाता है, 3 अरब भी आ जाता है, 4 अरब भी आ जाता है। हाँ। तो इन चीजों का जवाब इन्होंने देना है। ये कल से क्या कर रहे हैं, कल से ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हमारे केसेस खत्म हो गए, तहकीकात हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकली। ठीक है,
اب یہ سمپل مجسٹریٹ کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے, یہ NCA کا میرے پاس ایکٹ بھی پڑا ہے, اس ایکٹ میں جو چیپٹر ہے میرے پاس وہ بھی پڑا ہے جو کہ ایسٹ فریزنگ کرتا ہے. NCA کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر, اس میں انہوں نے سلیمان شہباز کا لکھا ہے. اور شہباز شریف کا کہاں لکھا ہے بھائی, مجھے وہ دکھا دو کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے تھے, شہباز شریف کے اکاؤنٹس کی جو ہے وہ انہوں نے تحقیقات, شہباز شریف کے اکاؤنٹس کی جو ہے انہوں نے تحقیقات کر لی, اور وہ اس کا جو وہاں ہونے والی تحقیقات ہیں مثال کے طور کے اوپر, آپ فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فاروق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی, مکس نہ کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کوئی تحقیقات ہوئی نہیں ہے سرے سے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں جو سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور ان سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو شہباز شریف کا ٹیٹیز کا 7 ارب کا کیس ہے, جو ٹیٹیاں باہر سے آئی ہیں نا, ان کے اکاؤنٹوں میں آئی ہیں, سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں آئی, شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آئی, حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں آئی, نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آئی, جس سے ان کی دولت کے اندر اضافہ بھی ہوا, وہ ٹیٹیاں موجود ہیں. وہ سادہ سی بات ہے کہ ان ٹیٹیوں کے سورسز انہوں نے بتانے ہیں, وہ سورسز یہ نہیں بتا پاتے. سورسز کے حوالے سے سوال, میں ایک بریک لینی ہے, سورسز کے حوالے سے سوال کرتے ہیں, ایک بریک لے کے, مجھے ذرا جلدی سے بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے فاروق حبیب صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جناب وہ لندن میں جو کچھ ہوا چلے ہوا, یہاں کے ابھی آپ لوگوں نے بہت سے ٹیٹیوں کے جواب دینے ہیں. یہ 25 ارب, 7 ارب, ملک مقصود, حاجی نعیم, وارث, محمد اسلم, ان سب کے جواب دینے. طاہر صاحب اس کے کون جواب دے گا, اس کے بھی تو جواب دیں. سر لاہور ہائی کورٹ کا نا ایک فل بینچ بنا تھا, آپ دیکھ رہے ہیں میں بالکل اطمینان سے بیٹھا ہوں, آئی ایم ناٹ ورکڈ اپ, آئی ایم ویری ریلیکسڈ ٹوڈے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے جب اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ انویسٹیگیٹ کی تو یہی الزامات تھے جو فاروق میرے بھائی اور میرے ایجیٹیشن کے ساتھی بھی ہیں, یہ بڑا گلا پھاڑ کے اس پہ بات کر رہے ہیں. پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کی طرف سے کہ یہ ٹیٹیاں, یہ کرپشن, تو یہ بتائیں اس میں. اینڈ پہ جب لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کرپشن کا الزام تک نہیں ہے, یہ شہباز شریف صاحب کی اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کے کیس میں بیل کا آرڈر ہے جو آن ریکارڈ موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2, سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے آشیانہ کے کیس میں کہا کہ جناب شہباز شریف از دا گڈ گائے, شہباز شریف کا کردار ایک اچھے بچے کا ہے. رمضان شوگر مل گندا نالا کیس, میری اللہ تعالیٰ کے فضل سے حافظہ بڑا اچھا ہے, ان کو شاید بھول گیا ہو, نعیم بخاری ان کے پروسیکیوٹر سے. جج صاحب نے پوچھا نعیم صاحب یہ کرنی ہے اپیل, آگے آپ نے اس کو آرگیو کرنا ہے, انہوں نے کہا نہیں سر اسی واپس لے رہے ہیں. رمضان شوگر مل جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کی گندے نالے کی کیس کی اپیل نعیم بخاری نے سپریم کورٹ سے وڈرا کر لی نیب کے بہاف پہ. اور نعیم بخاری صرف پروسیکیوٹر نہیں ہے, ہی از اے سٹنگ ممبر آف PTI, ہی بلانگز ٹو دیئر پولیٹیکل پارٹی. تو بات یہ ہے, یہ جو تو PTV چیئرمین بھی لگایا تھا, جی لگایا تھا. یہ جو نام لے رہے ہیں, یہ انہوں نے اثاثہ جات کیس کی بات نہیں کی, انہوں نے FIA کے کیس کی بات کی, انہوں نے نام لیے ہیں کچھ. شہباز شریف صاحب شوگر مل میں نہ ڈائریکٹر ہیں, نہ شیئر ہولڈر ہیں, نہ اس کے اونر ہیں, نہ CEO ہیں, نہ MD ہیں, یہ بات طے ہے. کبھی تنخواہ نہیں لی, کبھی ڈائریکٹر نہیں رہے. ہم نے پچھلے 10 ماہ سے FIA سے پورا کوآپریٹ کیا, عدالت میں آج تک چلان جمع نہیں ہو سکا. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز کو واپس بلا لینا, اب وہ کلیئر ہو گئے وہاں سے, اب تو بلا لیں. اگر سلمان شہباز لندن نہ ہوتے ہاں تو یہ تحقیقات میں ان کو ڈیٹا کون دیتا اور یہ کہاں سے ساری انفارمیشن آتی. بات یہ ہے شہباز شریف نے بھی تو آخر یہ کنسنٹ فارم کے اوپر سائن کیے ہیں نا, یہیں سے گیا تھا نا. سلیمان شہباز ایک تو پرائیویٹ سٹیزن ہے, ٹھیک ہے, he's not a politician, he's not in private citizen is still answerable to the law. He is answerable to the law. وہ ضرور آئیں گے واپس اور ضرور جواب دیں گے. یہ جو 58 والیومز کا ریفرنس ہے جس میں حمزہ شہباز 22 ماہ جیل ہوئے ہیں, جس میں شہباز شریف 2 دفعہ جیل ہوئے ہیں, اور یہ احتساب کا بیانیہ ان کا پٹ گیا ہے, آج 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ہے. تو سلمان شہباز آئیں گے, آ کے جواب دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے, جب دل کرے گا ان کی, دیکھیں he's a free citizen, he will come back and he will answer to the NAB authorities when he wants to. مگر میرا اس میں سوال یہ ہے, آپ نے 3 سال قوم کو بیوقوف بنایا, 1.5 گھنٹے کی پریس کو. دیکھیں آج اپنے کیمرہ مین سے بھی پوچھ رہے نا, آپ نے کیمرہ مین کی ایگزامپل دی کہ مہنگائی سے اس کا کس طرح برا حال ہے, آپ لوگوں نے کر کیا دیا اس ملک میں. آپ کے پاس آج آ کے بے روزگاری, غربت, مہنگائی کو آپ چھوڑ دیں. آپ بار سروے کرنے جاتے ہیں, آپ کو آدھے سروے سینسر کرنے پڑتے ہیں, لوگ اتنے القابات سے نواز رہے ہیں, چھوڑ دیں. ایک بیانیہ تھا منصور صاحب احتساب کا, ایک بیانیہ بچ گیا تھا, وہ
दफन होके, वो मर के दफन हो चुका हुआ है। फारूक हबीब साहब, इनके लोग टीवी पे आने को तैयार नहीं है। मेरी एक दो शोज में बात हुई है, ठीक है, वो कहते हैं जी कोई बंदा डिफेंड करने को तैयार नहीं, शहजाद अकबर ने मरवा दिया है और इमरान खान को भी मरवा दिया है। फारूक हबीब, ये मेरा भाई मेरे साथ 2 और शोज आज करेगा, कल भी इन्होंने किए, इसके अलावा कोई आने को तैयार नहीं, यकीन माने। नहीं वो आज जरा कुछ वो कौमी असेंबली का इजलास भी था। जी फारूक हबीब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा, ये आपको रमज़ान नाले की भी कहानी सुनाएंगे, रमज़ान शुगर मिल के नाले की कहानी भी सुनाएंगे। ये आपको जो है ना वो कोटों के, भाई वही आसिफ सईद खोसा साहब बहुत अच्छे हो गए हैं। आसिफ सईद खोसा साहब ने सिसिलियन माफिया का रिमार्क्स भी दिया था, गॉड फादर का रिमार्क्स भी दिया था, यकीनन आपको वो भी बड़ा पसंद आया होगा। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट, देखें देनी इश्यूज के अभी आप महंगाई पे चले गए थे अपनी करप्शन का जवाब देते देते, जरा मुझे भी अब बात करने दें। देखें, आप लाहौर हाई कोर्ट के जब बेल ऑर्डर्स की बात करते हैं तो वही आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है कि जो बेल ऑर्डर्स के ऊपर आप मेन केस जो ट्रायल पे चल रहा हो उस मेन केस के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। तीसरी बात आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, आप खुद भी कानूनदान हैं कि हाई कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेटिव इदारा नहीं होता, ना सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर होते तो उनको पनामा केस में ना GIT बनानी पड़ती, ना ही उस GIT की रिपोर्ट को बाद में नैब कोर्ट पे ट्रायल के लिए भेजना पड़ता। लिहाजा अपने फैक्ट्स को आप क्लियर कर लें। तीसरी बात, अभी बार बार बात हो रही थी रमज़ान शुगर मिल के हवाले से, ये इनके केसेस के हवाले से इन्होंने नहीं जवाब देना पसंद किया कि भाई ये इनके अकाउंट्स के अंदर जो जूतों का कारोबार करने वाला उसका शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे क्यों जमा करवा रहा है, PCO का कारोबार करने वाला, मोबाइल फ़ोन का कारोबार करने वाला, फोटो कॉपी शॉप वाला, जो मोटरसाइकिलें ठीक करने वाला, टायर तब्दील करने वाला, खिलौनों का कारोबार करने वाला, वो पैसे क्यों जमा करा रहा है। वो इनका इतना बड़ा एक तरीका वारदात था जिसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। और आज मैं आपको सबसे बड़ी बात करने लगा हूं, इसको भी जरा सुन लें मंसूर साहब। जी जी। FIA को जाके शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा क्या ताल्लुक सलमान शहबाज से, अच्छा वो तो इंडिपेंडेंट है, मेरा बेटा है, मेरा उससे क्या ताल्लुक है। अच्छा, अब बरतानिया में उसके साथ ताल्लुक बन गया है, बरतानिया में उसके, तो सुन लें बरतानिया, अच्छा सुन लें ना, यहाँ ताल्लुक नहीं है, बरतानिया में ताल्लुक है, आप मान लेते हैं बरतानिया में ताल्लुक है क्योंकि बरतानिया में उसके अकाउंट्स उसके फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर शहबाज शरीफ लिख के भी दे रहे हैं, अच्छा जी मेरे अकाउंट्स चेक कर लो, बकौल आपके मेरे एहसासे फलानी जगह से वो भी चेक कर दो। तो भाई यहां भी आके आप कह दें चेक कर लें, और शहबाज शरीफ साहब का लें हाई मॉरल ग्राउंड। अता ताड़ साहब, आई चैलेंज यू कि सलमान शहबाज आ रहा है कल अगली फ्लाइट के ऊपर वापस मुल्क में, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, बात ही खत्म हो जाएगी। आ जाएं FIA के सामने आके पेश हो जाएं, किसने रोका है आपको, आ जाएं आके नैब के सामने पेश हो जाएं। ये नहीं पेश होंगे क्योंकि इस तोते में जान है सारी करप्शन की, ठीक है, और ये तोता इंग्लैंड ही रहेगा। अच्छा, एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, उसके बाद ये तोता कहानी मजीद आगे लेके चलाएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले फारूक हबीब साहब ये फरमा रहे थे कि अगर ये सारा मामला इसी तरह ही है तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाके सलमान शहबाज के साथ अपने आप को क्यों लिंक कर देते हैं। बरतानिया में जाके कहते हैं कि जनाब ये देखें जी यहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो सुरखरू हो गए हैं। पाकिस्तान में आके कहते हैं कि जी मेरा अपने बेटे के कारोबार के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर क्या जवाब देंगे थाड़ साहब? ये काश तैयारी कर लेते थोड़ी सी, इनको पता लगता कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज का अगर कहीं लिंक जोड़ा गया है तो वो एसेट रिकवरी यूनिट PM ऑफिस कैबिनेट डिवीजन की ईमेल में जोड़ा गया है। अगर ये मज़ीद थोड़ी सी तहकीक कर लेते तो पता लगता कि जो ईमेल सलीम शहजाद DG नैब ने NCA को लिखी और NCA ने उनको लिखी और लंदन में जो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी बाप बेटा रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों के अकाउंट फ्रीज हुए। मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो आपने इल्ज़ाम लगाया था, इल्ज़ाम लगाने वाले के सामने जब आप दफा करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के भी अकाउंट फ्रीज हुआ था जी, लेकिन ये जो ऑर्डर आया है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों नहीं है? जी उन्होंने कंसेंट दी थी कि मेरे अकाउंट्स की आप छानबीन कर लें। उन्होंने अकाउंट्स के नंबर भी लिखे हुए हैं, हाँ। उस प्रॉपर्टी का भी लिखा हुआ है कि जो उन्होंने कंसेंट दी थी। अकाउंट फ्रीज हुआ था कि नहीं? अकाउंट फ्रीज हुआ था कि नहीं? अकाउंट उनका फ्रीज नहीं, सलमान शहबाज का फ्रीज हुआ था। शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट नहीं फ्रीज नहीं, मगर शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, मुकम्मल हुई है। देखिए शहबाज शरीफ का नहीं, बात ये ब्रेकिंग न्यूज है मंसूर साहब, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास सारे दस्तावेज। वो आप ये तो क्लियर, वो वाकई सही कह रहे हैं, मतलब शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट कोई फ्रीज नहीं। तो फिर शहबाज शरीफ कैसे सुर्खरू हो गए? साहब की सारी जितने भी अकाउंट्स हैं और जो प्रॉपर्टी
शहबाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए? उनकी छानबीन हुई थी। मैं अर्ज कर देता अच्छा, हूं, एक और बात सुन लेना इसमें, शहबाज शरीफ साहब ने जो फ्लैट सेल किया उससे जो पैसे मिले वो सलेमान शहबाज के अकाउंट में गए। ठीक है। उस प्रोसीड की भी इन्वेस्टिगेशन हुई कि वो फ्लैट कब बेचा, वो कैसे खरीदा था, उसकी प्रोसीड्स कितनी आई, वो कौन से अकाउंट में गई। मैं इस पे मैं फारूक साहब इसमें ये तो मान गए ये कि शहबाज शरीफ साहब का ऐसा कोई अकाउंट नहीं था सर, लेकिन मेरे पास लेटर है, ये जो है नेशनल क्राइम एजेंसी का ये लेटर है और 15 मई 2020 का है, और ये लेटर जो है सलमान शहबाज को और खालिद साहब यानी कि शहबाज शरीफ साहब को लिखा गया है, और उसमें कहा गया है कि जी शहबाज शरीफ साहब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें जमा करवाएं। ये डॉक्यूमेंट इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने 2005 के अंदर जो फ्लैट बेचा था वो शहबाज शरीफ साहब से उसकी सारी तफसीलात मांगी गई हैं। उसमें तकरीबन 60,000 पाउंड एक और 23,500 पाउंड एक का हिसाब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मांगा गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया था। वो आप ARU अच्छा जी, आपने अभी कहा इन्होंने आपने शहबाज दो शरीफ का figures नाम क्यों ली, लिया? आपने कितने कहा? एक 60,000 पाउंड और एक 23,000 पाउंड। 23,500 और 60,000। आपने दो फिगर्स की बात की ना, आपने दो फिगर्स की बात की। देखें, जितनी भी आपने चले बात की, जितनी फिगर्स की मैं सही तरह सुन नहीं पाया आपकी, जी। लेकिन मुझे आप ये बताएं, ये कह रहे हैं एसेट रिकवरी यूनिट, ओ भाई आप अगर NCA पाकिस्तान के किसी इदारे को लिखता है तो वो इदारा अगर क्रॉसपॉन्ड करता है उस हवाले से तो उसमें नंबर 1 कोई हर्ज नहीं है। नंबर 2, आप जो बात बार बार कर रहे हैं, आपकी बात में उस वक्त वजन खत्म हो जाता है कि शहबाज शरीफ सरखरू हो गए मनी लॉन्ड्रिंग से। फिर तो शहबाज शरीफ के बरतानिया में जितने भी अकाउंट्स हैं या उनके नाम के ऊपर जो जायदादें हैं वो फ्रीज होनी चाहिए थी, वो तो फ्रीज नहीं हुई, उससे मुतालिक तो कोई ऑर्डर नहीं आया। लिहाजा कल से जो आप मिठाइयां खा खा के भंगड़े डाल डाल के जो सांस चढ़ा हुआ है आपको, वो तो आपका दावा गलत साबित हो गया। लिहाजा शहबाज शरीफ की अगर आपने, मैं आपको मशवरा देता हूं, आपको बरतानिया की तहकीकात बड़ी पसंद आई हैं। शहबाज शरीफ आप खुद ही दरखास्त दें, शहबाज शरीफ के एसेट्स फ्रीज करें और उनकी तहकीकात अलग से कर लें। लिहाजा फिर आप मिठाई खाइएगा और मैं आपको जो है केक भी भिजवाऊंगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब। एक सेकंड से रिस्पॉन्ड कर दूं जिसमें जी। ये 93 सफ़ों की रिपोर्ट है, जिसमें जो 12 सफ़ों का तहकीकाती उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी है, इसमें 50% से ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, तारिक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।